वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 4 जुलाई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है प्रारंभ ऑफलाइन बैच के बारे में। जो ऑफलाइन बैच है ये आप ओनली आईएएस के ऑफलाइन सेंटर पर जाके अवेल कर सकते हैं। ये जो बैच है ये आपकी 11 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है और आप इसमें अप टू 9 जुलाई तक खुद को इनरोल कर सकते हैं। जो एड्रेस है वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे है, ओल्ड राजेंद्र नगर में। बाकी आप इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा या फिर यहाँ पे मेल कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल अनमैन्ड एरियल व्हीकल के बारे में है। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे ड्रोन कहते हैं। देखिए, फाइटर जेट्स जाते हैं और फाइटर जेट को उड़ाने के लिए हमारे पास एक पायलट होते हैं। वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के साथ जाते हैं अटैक करने के लिए, डिफेंस के पर्पज़ से। इन दैट केस अगर काउंटर अटैक होता है तो फिर जो भी पायलट होते हैं उनकी जान को भी खतरा होता है। इसीलिए दुनिया भर में जो ड्रोन की पूरी इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है। इसे एक डिफेंस इक्विपमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ड्रोन्स जो फाइटर जेट को रिप्लेस कर सके। हालांकि पूरी तरीके से रिप्लेस कर पाना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मोर एंड लेस वो उसको रिप्लेस कर पाएँ, वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के साथ जाएँ, अटैक कर सकें, और अगर उसके ऊपर काउंटर अटैक होता भी है तो एटलीस्ट आपका जो एसेट है केवल वही डिस्ट्रॉय होगा, जो पर्सनल्स हैं उनकी जान को खतरा नहीं रहेगा। इसी रेफरेंस में डीआरडीओ ने अभी हाल ही में सक्सेसफुली कैरी आउट किया है मैडन टेस्ट फ्लाइट, एक नए अनमैन्ड एरियल व्हीकल की, मतलब एक नए ड्रोन की। ये ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग के साथ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर रहा। हमने दिखाया कि हाँ, ड्रोन हम बना सकते हैं, उसे उड़ा सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम डिफेंस पर्पज से भी कर सकते हैं। इसे टेस्ट किया गया एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से, जो कि कर्नाटका के चित्रदुर्गा में है। इसे डिज़ाइन और डेवलप किया गया है एडीई ने, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ये बेंगलुरु में है। ये एक लेबोरेटरी है डीआरडीओ की। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो छोटे से टर्बो इंजन से इसे एनर्जी पावर किया जाएगा। स्टिल्थ ड्रोन है, मतलब आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। ये कुछ स्पेसिफिकेशन है इस ड्रोन की। बात करते हैं कि क्या इसके पहले भी ड्रोन्स के ऊपर कुछ काम डीआरडीओ ने किया है या फॉर द फर्स्ट टाइम है ये? ऐसा नहीं है। इसके पहले देखिए, एक घातक आर्म्ड स्टेल्थ ड्रोन प्रोग्राम और ऑटोनॉमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट, जिसे ऑरा नाम दिया गया था, वो भी डीआरडीओ ने तैयार किया था। ये सेल्फ डिफेंडिंग हाई स्पीड रिकॉनेसेंस यूएवी था, यानी कि ड्रोन था। रिकॉनेसेंस का मतलब होता है देख रेख करना, जांच पड़ताल करना किसी भी एरिया की। फर्दर इसके पास वेपन को फायर करने की कैपेसिटी भी थी। इसके अलावा ड्रोन्स में रुस्तम 2 का नाम आता है। ये इंडिजीनियस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी यानी कि ड्रोन था, जिसे नाम दिया गया था मेल शॉर्ट में। जो ड्रोन है इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता हो और 18 घंटों तक हवा में रह सकता हो। मतलब कुल मिला के काफ़ी इफिशियंट रहा रुस्तम 2 भी। तो इसके अलावा जो अभी हाल ही में मैडन टेस्ट किया गया है, आप ऑरा और रुस्तम 2 का नाम भी याद रख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बाइबल के पहले तमिल ट्रांसलेशन के बारे में है। चूंकि ये पहला तमिल ट्रांसलेशन था, इस रेफरेंस से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो ज़रूर हो जाता है। इसे कुछ समय पहले चोरी कर लिया गया था सरस्वती महल लाइब्रेरी से, और अभी लंदन में इसे ट्रेस किया गया है। इन दैट रेफरेंस ये न्यूज़ में आया। जो पहला तमिल ट्रांसलेशन था बाइबल का, इसे प्रिंट किया गया था 1750 में। इसे एक मिशनरी के द्वारा प्रिंट करवाया गया था, जिनका नाम बार्थोलोमेन्युस जेगेनबाल्क था। थोड़ा टफ नाम है, मैंने प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश की है। इन्होंने इसे प्रिंट करवाने के बाद उस समय जो वहाँ के राजा थे उन तक पहुँचवाया, दैट टू थ्रू स्क्वाड्स जो थे वो पहली बार इस पुस्तक को, उसके तमिल ट्रांसलेशन को तुलाजी राजा सरफोजी के सामने लेकर जाते हैं। ये एक दूसरे मिशनरी थे जो कि राजा के एक अच्छे मित्र भी थे। उसके बाद जब तमिलनाडु की सरकार बन जाती है, मॉडर्निटी में हम आते हैं, तो ये जो बुक थी इसको एग्जीबिशन के लिए दिया गया सरस्वती महल म्यूजियम में, जहाँ पर लोग जाके इस पहली ट्रांसलेशन की किताब को देख सकते थे। बार्थोलोम्यूनेज जेगनबाग की बात करते हैं, जिन्होंने पहली बार इसका ट्रांसलेशन करवाया तमिल में। ये 1862 में बॉर्न थे सैक्सनी में। सैक्सनी ईस्टर्न जर्मनी की एक लोकेशन है। वो एक डैनिश मिशनरी हुआ करते थे, मतलब डेनमार्क की ओर से उन्हें भारत में भेजा गया था। 1706 में वो ट्रंक्वेबार में आ जाते हैं। डेन्स की छोटी सी कॉलोनी थी ईस्टर्न कोस्ट पे, तमिलनाडु का जो नागापट्टिनम का एरिया था उसके बिल्कुल पास में, साउथ ईस्टर्न कोस्ट जो इंडिया का है वहाँ पर। इस लिहाज से देखा जाए तो ये भारत के पहले प्रोटेस्टेंट मिशनरी थे। 2 विंग्स हैं, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियंस में। तो ये प्रोटेस्टेंट मिशनरी के तौर पे भारत में आए। यहाँ पर देखिए उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस को स्टैब्लिश किया और तमिल लैंग्वेज को सीखने के बाद कई सारी पुस्तकों का तमिल में ट्रांसलेशन भी स्टार्ट करवाया।
1719 में महज 37 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन तब तक उन्होंने ये ट्रांसलेशन का काम तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लिया था एंड कुछ चर्चेस को भी स्टैब्लिश कर दिया था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के बारे में है, FSIB। बैंक बोर्ड ब्यूरो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। बैंक बोर्ड ब्यूरो के ऊपर यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछा, एक बार 2019 में और दूसरी बार तो अभी इसी साल 2019 में जो बैंक बोर्ड ब्यूरो के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक सिलेक्टेड बाई, कौन सेलेक्ट करता है? और सही जवाब बिल्कुल साधारण सा था, ई, बैंक बोर्ड ब्यूरो। 2022 में जो प्रश्न आया वो ये था कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट है आपके सामने। पहला था कि आरबीआई के गवर्नर चेयरमैन होते हैं बैंक बोर्ड ब्यूरो के। दूसरा, बैंक बोर्ड ब्यूरो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड के सिलेक्शन की रिकमेंडेशन देता है। और तीसरा, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मदद देता है स्ट्रेटजिक और कैपिटल रेजिंग प्लान्स में। तो देखिए, जो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट था वो तो करेक्ट रहा, लेकिन ये गलत था, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरपर्सन को, ना कि आरबीआई के गवर्नर होते हैं। तो 2 और 3 इसका सही जवाब था, बी। तो कुल मिला के बैंक बोर्ड ब्यूरो काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा 2016 में जब बनाया गया तभी से, और उसके बाद यूपीएससी ने इस बार 2 बार प्रश्न भी पूछा, लेकिन अब हम इसे बंद कर रहे हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस कर दिया जाएगा FSIB के द्वारा, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के द्वारा। बैंक बोर्ड ब्यूरो की पहले बात कर लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे कि रिप्लेस कर क्यों रहे हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो 2016 में बना था, एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के तौर पे, प्रीमियर बॉडी के तौर पे एविल से, जिसका काम था कि जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में या स्टेट ओन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, उनके नाम रिकमेंड किए जाए, बिकॉज इन इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी लंबे समय से करप्शन के बहुत सारे मामले आ रहे थे। तो फेयरली अपॉइंटमेंट प्रोसेस हो, नेपोटिज्म ना जाए, फियर या फेवर का मामला ना जाए, इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो को स्टैब्लिश किया गया। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने ये काम किया। सरकार इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके भी डायरेक्टर्स को बैंक बोर्ड ब्यूरो ही रिकमेंड करे। स्पेसिफिकली जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो इंसानों की लाइफ का इंश्योरेंस कर देती हैं, कुछ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो गाड़ी व्हीकल का या फिर जो घर है उसका इंश्योरेंस कर देती हैं या प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कर देते हैं। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के डायरेक्टर्स को भी जो उनके नाम हैं वो भी बैंक बोर्ड ब्यूरो ही रिकमेंड करे, ये सरकार की इच्छा थी। लेकिन हाई कोर्ट ने 2021 में इस चीज़ को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप बैंक बोर्ड ब्यूरो की जिम्मेदारी नहीं दे सकते, बिकॉज ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कि वो स्टेट रन जनरल इंश्योरेंस के लिए जो मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स हैं उनको अपॉइंट करने के लिए नाम रिकमेंड करे। तो सरकार को ये एक पेच मिल गया। सरकार के लिए ज़रूरी था कि वो जो संस्था है उसका मैंडेट बढ़ाएं, तो उन्होंने उसके मैंडेट को बढ़ाने के साथ साथ उसका नाम भी बदल दिया। नाम बैंक बोर्ड ब्यूरो का बदल के रख दिया जाएगा फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, FSIB, और इनके पास अब ज़्यादा मैंडेट होगा। कुल मिला के जो सरकार का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था कि इंश्योरेंस कंपनीज को भी बैंक बोर्ड ब्यूरो के एम्बिट में लेकर आएंगे, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के एम्बिट में इंश्योरेंस कंपनीज को डालेंगे और उसका नाम बदल के FSIB रख देंगे। कम से कम आधे, जब ये डिसीजन आया हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का 2021 में, तो लगभग आधे दर्जन लोग जिन्हें डायरेक्टर या नॉन लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे जो कंपनीज थी उनमें डायरेक्टर्स के तौर पे अपॉइंट किया गया था, उनको अपनी पोजीशन वैकेंट करनी पड़ी, बिकॉज बैंक बोर्ड ब्यूरो जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं रहेगी तो उनका जो अपॉइंटमेंट था वो भी इनवैलिड हो गया। FSIB कैसे डिफरेंट होगा बैंक बोर्ड ब्यूरो से? सेम काम होगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा मैंडेट होगा जो सरकार का ऑब्जेक्टिव है। ये रिकमेंड कर पाएंगे होल टाइम डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के होते हैं उनके लिए भी, और स्टेट रन नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी, और बाकी के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी। यहाँ पर बैंक बोर्ड ब्यूरो में पेज था, तो उसी पेज को हटा दिया गया थ्रू दिस न्यू इंस्टीट्यूशन। तो ये पूरा प्लान चल रहा है, तो FSIB में कंफ्यूजन नहीं होगी, ये मोरलेस बैंक बोर्ड ब्यूरो ही है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है उसके बारे में। हाल ही में इसके लिए एक्सपर्ट्स एंड स्टेक होल्डर्स से उनका ओपिनियन मांगा गया है। कहा गया कि हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 में अमेंडमेंट करने वाले हैं और कुछ एक्ट्स को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा, कुछ में पनिशमेंट के प्रावधान थोड़े मॉडरेट किए जाएंगे। अपनी राय दीजिए। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, आर्टिकल 253 का इस्तेमाल किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस कानून को लाते वक्त, जो ये जिम्मेदारी देता है सरकार को कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनके प्रावधानों को इंप्लीमेंट करने के लिए भारत में कानून बनाए जाए। तो उसी बात को आधार बना के ये कानून एग्जिस्टेंस में आया। फंडामेंटल पर्पज़ ये था कि जो भी एनवायरमेंटल सेफ्टी के प्रावधान हैं उनको स्टडी करें, प्लान करें, क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझें, स्पीडली और एडिक्वेट रिस्पॉन्स किया जाए अगर कोई एनवायरमेंटल थ्रेट हमारे सामने है तो। इसमें पेनल प्रोविजंस भी किए गए हैं। जो भी प्रावधान किए गए हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में, अगर उन्हें फॉलो नहीं किया जाता, नॉन कंप्लायंस दिखाया जाता है या उसमें सही तरीके से उसका फॉलो नहीं किया जाता, तो वायलेटर्स को पनिश किया जाएगा। ये पनिशमेंट 5 साल तक की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों। अगर कोई ये वायलेशन बार बार करता है तो फाइन 5000 रुपीज़ पर डे के बेसिस पे हो सकता है, और अगर
ये वायलेशन 1 साल से लंबे समय तक बना रहा तो फिर सजा 7 साल तक की हो सकती है। तो कुल मिला के जो भी प्रावधान इसमें है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा टफ है। तो क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं? गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि जो मॉनेटरी पेनल्टी है उसे थोड़ा कम सीवियर बनाया जाएगा। हालांकि ईपीए में अगर कोई ऐसा वायलेशन होता है जिससे किसी व्यक्ति को इंजरी हो जाए या उसकी जान चली जाए, तब तो मामला आईपीसी के अंडर में डील होगा, मतलब जो आईपीसी में प्रावधान है सजा के वो दिए जाएंगे। बाकी इस कानून के तहत जो सजा के प्रावधान है 7 साल तक की जेल या 5,000 रुपये पर डे का जो कंपनसेशन का मामला है या पेनल्टी का मामला है उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया जाएगा। फर्दर इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड को स्टैब्लिश करने की बात भी कही गई है। जो भी फंड्स आएंगे उनको इसी में रख दिया जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो उद्यमी भारत प्रोग्राम के बारे में है। इस प्रोग्राम में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। मामला ये प्रोग्राम नहीं है, मामला ये है कि जब ये पार्टिसिपेशन हमारे पीएम का हुआ तो कई सारे नए इनिशिएटिव्स आए एमएसएमईज के लिए। हमारे लिए वो इनिशिएटिव्स इंपॉर्टेंट हैं, ब्रीफ में समझते हैं। पहला इनिशिएटिव रहा कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर्स स्कीम। ऐसे एमएसएमई जो पहली बार एक्सपोर्ट में एंट्री कर रहे हैं, उस सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहे हैं, उनकी हम कैपेसिटी को बिल्ड करें, उन्हें इंकरेज करें, उन्हें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करने के लिए कि वो ग्लोबल मार्केट में जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर पाएं। इंडियन एमएसएमईज के पार्टिसिपेशन को ग्लोबल वैल्यू चेन में इनहेंस करने के उद्देश्य से इस स्कीम को लॉन्च किया गया। दूसरी स्कीम रही रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। रैम्प स्कीम आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हमें एमएसएमईज को रेज करना है, उनकी इफिशियंसी को एक्सेलरेट करना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ध्यान दीजिएगा कि इसमें एमएसएमईज को मदद दी जाएगी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एमएसएमईज को सपोर्ट दिया जाएगा कि वो मार्केट और क्रेडिट को आसानी से एक्सेस कर सकें, इंस्टीट्यूशनल और गवर्नेंस मैकेनिज्म उनका स्ट्रेंथन हो, सेंटर स्टेट लिंकेजेस एंड पार्टनरशिप का फायदा उन्हें मिले और जो भी उनके डिलेड पेमेंट वगैरह के इश्यूज होते हैं उनको भी एड्रेस कर दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP, इसे भी शुरू किया गया। इसके माध्यम से जो यंगस्टर्स हैं हम उनमें माइक्रो एंटरप्राइज स्टैब्लिश करने को लेकर असिस्टेंस देंगे, मदद देंगे, और ये मदद देने का काम KYC की ओर से किया जाएगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा यही इसकी नोडल बॉडी होंगे। जो नए एप्लीकेंट्स होंगे वो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से भी आ सकते हैं, इवन ट्रांसजेंडर्स भी एप्लीकेंट हो सकते हैं। प्रोजेक्ट में जो असिस्टेंस दिया जाता था वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 25 लाख था पहले, उसे बढ़ा के 50 लाख कर दिया, और सर्विसेज सेक्टर में 10 लाख तक का असिस्टेंस मिलता था, अब वो 20 लाख का हो गया है। फिर MSME आइडिया हैकाथन 2022। हैकाथन में बेसिकली हम देखते हैं कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज या इनोवेशंस हैं हम उनको कैटर कर सकें, और जो भी नए आइडियाज़ हैं अगर उन्हें पिक किया गया है तो उन्हें फंडिंग सपोर्ट दिया जाए। तो इसके जरिए 15 लाख तक का फंडिंग सपोर्ट दिया जाएगा, कोई आइडिया अप्रूव किया गया है तो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल विंडफॉल टैक्स के बारे में है। विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है विंडफॉल गेन पर। विंडफॉल गेन क्या होता है? सपोज करिए कि आपको लॉटरी मिल गई, खूब सारा पैसा अचानक से आपके पास आ गया, ये होगा विंडफॉल गेन। किसी सिंगर ने कोई गाना गाया, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, उसके बाद वो गाना तेजी से वायरल हो गया और बहुत सारा पैसा आ गया जो अनएक्सपेक्टेड था, उसे विंडफॉल गेन कहा जाएगा। सिमिलरली एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है भारत में, जो भारत में ही ऑयल प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो रिफाइनरीज को जो तेल बेचती है वो इंटरनेशनल प्राइस पे बेचती है। अचानक से इंटरनेशनल ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, उस कंपनी को खूब सारा प्रॉफिट हो गया। ये सभी एग्जांपल्स हैं विंडफॉल गेन के। इस पर सरकार लगाती है विंडफॉल टैक्स। गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में विंडफॉल टैक्स लगाया है डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स के ऊपर। फर्दर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है पेट्रोल के ऊपर, उसको भी इम्पोज किया गया है, ताकि इंडिया में जो भी पेट्रोल वगैरह बनाया जा रहा है वो भारत में ही इस्तेमाल हो। डीजल एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई हैं। इंपोर्ट ड्यूटी को भी हाइक कर दिया गया है। फर्दर गोल्ड पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, ताकि रुपी के ऊपर प्रेशर कम किया जाए। देखिए रुपी जो है वो काफ़ी तेज़ी से गिर रहा है, ऐसा लग रहा था कि रुपी 80 रुपीज़ पर डॉलर के लेवल पे चला जाएगा। हालांकि इसे सरकार ने गोल्ड के प्राइसेस को बढ़ाकर थोड़ा सा लेवलअप करने की कोशिश की है, ताकि हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन कर सकें। इसी रेफरेंस में विंडफॉल टैक्स भी इम्पोज किया गया है। विंडफॉल टैक्स एक हायर टैक्स होता है जो सडन ब्रेक प्रॉफिट पे लगाया जाता है किसी पर्टिकुलर कंपनी या इंडस्ट्री के। कंपनी का जो बेनिफिट है वो कुछ ऐसा हो जिसके लिए उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट ना किया हो, उन्होंने उसके लिए कोई काम ना किया हो, बट ऑल ऑफ सडन वो किसी अन्य कारण से उनको प्रॉफिट हो गया हो। मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए। ये टैक्स इन जनरल एक ही बार लगाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, जैसे भारत में कई सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करती हैं या एक्सट्रैक्ट करती हैं, लेकिन जब वो रिफाइनरीज को बेचते हैं तो जो ग्लोबल मार्केट का प्राइस है उस पर बेचते हैं। ONGC को जैसे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया जब अभी मार्च के क्वार्टर में ऑयल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस 14 सालों में सबसे ज़्यादा चले गए। $139 पर बैरल का प्राइस हो गया। ONGC ने इसी प्राइस पे डोमेस्टिक रिफाइनरीज को तेल बेचा, इससे उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। तो ये इनके लिए विंडफॉल गेन है, तो सरकार ने उस पर विंडफॉल टैक्स लगा दिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में है।
इसे 1 जुलाई से ऑपरेशनल कर दिया गया है। ये सोलर पावर प्रोजेक्ट अभी फुल्ली ऑपरेशनल है। लोकेशन याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कई बार, ये तेलंगाना में है। 100 मेगावाट का रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट जो है ये अभी ऑपरेशनल हो गया। ये इस प्रकार का पहला प्रोजेक्ट है भारत का। यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली फीचर्स को भी ऑप्ट किया गया है। 500 एकड़ में ये फैला हुआ है, 40 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। एक ब्लॉक 2.5 मेगावाट बिजली पैदा करेगा और एक ब्लॉक में आपको 11,200 सोलर मॉड्यूल्स मिल जाएंगे जो कि तैरते रहेंगे। इनको मतलब फ्लोट करवाने के लिए HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ये इस लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके लगभग सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि इन्वर्टर, ट्रांसफार्मर, HT पैनल या SCADA सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, ये सभी फ्लोटिंग फेरो सीमेंट प्लेटफॉर्म पर ही बनाए गए हैं। रिवीजन करते हैं। रुस्तम 2 टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, गलत है। एक प्रकार का ड्रोन है। रैम्प स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, गलत है। सेंट्रल सेक्टर है। विंडफॉल टैक्स हायर टैक्स रेट किसी सडन बिग प्रॉफिट पे लगाया जाता है, सही है। बैंक बोर्ड ब्यूरो 2016 में स्टैब्लिश किया गया, सही है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।